आज का टॉपिक हम लोग पंक्चुएशन कवर करने वाले हैं। पंक्चुएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के अंदर दिया गया है। इससे 2 मार्क्स का कह सकते हैं क्वेश्चन आता है परीक्षा में। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। आपको उस सेंटेंस में पंक्चुएशन का नहीं इस्तेमाल किया गया रहेगा, उसे करेक्टली लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि पंक्चुएशन मार्क होता क्या है। पंक्चुएशन को मैंने हिंदी में लिखा है कि विराम चिन्हों का प्रयोग। ये जो पंक्चुएशन है, ये अगर हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो आप देखते होंगे कि कहीं कॉमा, फुल स्टॉप, कहीं कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारे वर्ड्स आपको जो सिंबल्स और साइंस जो यूज़ किए जाते हैं, तो ज़्यादातर तो मैं देखा हूँ कि लोग वाक्य के अंत में केवल फुल स्टॉप लगाना जानते हैं और उसको भी लगाना भूल जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सही लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंग्रेजी लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो हमें कहाँ कितना समय देना है, थोड़ा रुकना है, पॉज कहाँ देना है। ये जो विराम चिन्ह है हमें वाक्य में कहाँ रुकना है और कैसे सेपरेट करना है मीनिंग को, ये बताता है। तो चलिए लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ इट। हम बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन जो है वो क्या कहता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ सिंबल्स। मतलब कि पंक्चुएशन क्या है, सिंबल्स और साइंस का एक सेट है, मतलब एक ग्रुप है। एंड मार्क्स कह सकते हैं कि एक कुछ चिन्ह या कुछ हम लिखें कोई, तो ये सिंबल, साइंस और मार्क्स का एक सेट होता है जो क्या करते हैं, दे क्लैरिफाई मीनिंग इन द टेक्स्ट। ये हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके अंदर ये क्या है ना कि टेक्स्ट के मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं क्या, बाय सेपरेटिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को अलग करके, इनटू क्लॉज के अंदर, उपवाक्यों के अंदर, फ्रेज शब्द समूहों के अंदर, या एक वाक्य को भी ये अलग करता है। तो कहीं ना कहीं से वाक्य के अंत में भी तो फुल स्टॉप लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पंक्चुएशन है, विराम चिन्ह है, इनका अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नो आइडिया ऑफ इट एंड दे आर unable to use them all in their sentences. So this is very important to know them first, in what number they are, और ये बेसिकली इनकी संख्या कितनी है, किन्हें हम कैसे पहचानेंगे, क्या इन्हें बोलना है और कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दे आर मेनली 14 इन नंबर। ये जो 14 है, अंग्रेजी स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर में ये 14 हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट वन ऑफ देम है ना, पहला है जो वो फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप आप देख सकते हैं कि एक ऐसे, इसे डॉट भी, डॉट और फुल स्टॉप ऐसे ही है, दोनों को एक जैसा बोला जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म में इसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप के रूप में यूज करते हैं। ये फुल स्टॉप है। नेक्स्ट वन आई हैव रिटन एज कॉमा। कॉमा देखिए आपको ऐसे बनाना है, ये भी, ये पॉज, एक थोड़ी देर ठहरने के लिए, वाक्य में कुछ बोलने के लिए हमें कॉमा का इस्तेमाल करना होता है। कॉलन्स आर ऑल्सो देयर। कॉलन्स जो हैं ये भी एक पॉज को रिप्रेजेंट, डिनोट करते हैं। कॉलन्स, सबसे पहले सभी चिन्हों को आप पहचान लीजिए कैसे इन्हें क्या करना है, फिर सेपरेटली मैं इनको 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये जो पंक्चुएशन टॉपिक है इससे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं रहेगा, मैं आपको गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं से देखिए सेमी कॉलन्स हैं। सेमी कॉलन्स में आपको एक फुल स्टॉप और डाउन साइड में आपको फिर वही कॉमा रखना है, दे आर कॉल्ड सेमी कॉलन्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स का 5वां जो पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अक्सर प्रश्नों के अंत में, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन वाक्यों के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क रखना होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज ऑल्सो देयर। ये छठा आपको मैंने जो लिखा है पंक्चुएशन मार्क, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका भी यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। 7वां है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या है, अक्सर आप देखते हैं कि कोई शब्द, एक शब्द में कुछ लेटर्स को हम मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं से उसे न लिख करके हम उसे नहीं लिखते हैं। जैसे कि आप लिखते हो जैसे कि मैम, तो लोग इसको भी गलत लिखते हैं, एम फिर अपॉस्ट्रोफी का साइन यहाँ पर फिर एम, मतलब यहाँ पे डी जो लेटर है ना उसको आपने हटा दिया है उसको, इसलिए अपॉस्ट्रोफी लग जाता है। हाइफेन
और डैश में थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसके लिए मैंने एक छोटा सा सिंबल या साइन इस्तेमाल किया, ये थोड़ा लंबा होता है। डैश डैश थोड़ा बड़ा है। सबका देखिए एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जब तक आप इनको अच्छे से समझते नहीं हैं, आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो एक तो सिंबल आप मतलब वहाँ पे अपना सॉरी फिगर शो करते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, वो भी लगाना भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से पूरा एक्सप्रेशन गलत हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से फ्रॉम नाउ ऑन इन द कमिंग डेज अब आप गलतियां ना करें। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें कि इससे 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता है। इवन ऐसे राइटिंग वगैरह आप लोग करते हैं कंपटीशन लेवल का, तो उस पर आपके कंटेंट्स को देखा जाता है कि आपने फुल स्टॉप कहीं लगाया कि नहीं, नंबर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स लड़के ने कहाँ यूज़ किया, ये सब देखा जाता है। इसी से आपको पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग पे मार्क्स मिलते हैं। तो अगला है 9th डैश हो गया। अगला मैं आपको बता दूं ये है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। जब स्पोकन वर्ड्स किसी के द्वारा बोले गए शब्द हों तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। इसे कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। अब हमारे पास है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 12वां जो अंत जो ये है, ये मोस्ट रेयरली कह सकते हैं बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैंने सबको कवर कर दिया है कि इंग्लिश ग्रामर में ये 14 तो जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट्स का कैसे यूज़ करना है, वाइल राइटिंग इंग्लिश टेक्स्ट, कुछ लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट्स must be there, at what places they should be there, I'll be there to help you out। और क्या है कि ब्रेसेस क्या है, ब्रेसेस का क्या यूज़ होता है। और एलिप्सिस, एलिप्सिस देखिए मैंने यहाँ पे एक जो साइन दर्शाया है इसे एलिप्सिस कहते हैं। अगर हम कभी कोई बात जैसे अंडरस्टूड है, हम 2-4 लाइन लिख करके और कुछ ऐसे डैश डैश कर ये सॉरी डॉट 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 कर देते हैं, ये एलिप्सिस कहलाता है। यहाँ पर पद लोप है, यानी कुछ शब्द आपने वहाँ से अंडरस्टूड मान लिया है कि अगला समझ लेगा, तो उसको अपने उसे एलिप्सिस कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे जो 14 साइन हैं, सिंबल्स हैं, जो हम अंग्रेजी में जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स को सेपरेटली 1 बाय 1 समझेंगे। हम अगर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, पहला पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप, इसे पीरियड भी कहा गया है। इसका चिन्ह ऐसा होता है जो वाक्य के अंत में होता है। तो ये हमेशा हमें कहाँ यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ वन ऑफ देम मैंने लिखा है कि एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंत में। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो वाक्य है ना वो असर्टिव टाइप का होता है, सिंपली फैक्ट और इन्फॉर्मेशन देने वाले वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाना है। आप तो जानते हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे वाक्यों के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, न कि एक फुल स्टॉप। तो ये सिंपली जो है हमें कुछ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में भी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि जो साधारण सेंटेंसेस है, जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थे, उनके अंत में फुल स्टॉप लगाना है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमें कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल करना होता है। तो कभी भी किसी भी वाक्य का जो पहला लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है, कैपिटल से शुरू करते हैं। कैपिटलाइज करना भी एक पंक्चुएशन ही है कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सिंबल नहीं यूज होता है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। तो अगर किसी वाक्य को आप लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो करके शुरू होना चाहिए और अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। ठीक है, तो और मैंने लिखा है कि जो फुल स्टॉप के साथ साथ जो दूसरा इसका यूज है, एब्रीविएशंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वहाँ पे डॉट इसको कह सकते हैं। जैसे कि AM, PM, ये क्या है, ये इसके साथ जो डॉट लग रहा है ना, ये फुल स्टॉप का ही तो चिन्ह है, जो सिंबल है, ये भी AM PM के साथ जो यूज करते हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, अब्रीविएशंस हैं। ईमेल एड्रेस को भी सेपरेट करने के लिए या वेबसाइट्स कोई बताते हो आप, जैसे कि www.study.com या goldclasses.com, तो कहीं ना कहीं से ये जो एड्रेस है इसको डॉट के साथ हम सेपरेट करते हैं, इसको डॉट, तो ये भी फुल स्टॉप का एक यूज़ ही हुआ। तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे कि 1-2 एग्जांपल्स, जैसे कि you have created history। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए y यहाँ पे जब भी आएगा तो ये कैपिटल होगा, ये भी पंक्चुएशन का पार्ट ही होता है। अंत में मैंने एक फुल स्टॉप यूज़ किया है।
ठीक है। तो ये फुल स्टॉप का यूज़ हुआ, ये अक्सर वाक्य के अंत में यूज़ होंगे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होगा तो जैसे कि आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव समथिंग टू डू। डियर ऑल, इसे ध्यान से देखिएगा कि जैसे अंत में मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया, आई ए छपे हुए में ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आई लिखते हैं, इट डजेंट मैटर। कर्सिव राइटिंग में भी लिखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट शेप होता है, लेकिन लिखना है ज़रूरी है और इस पंक्चुएशन मार्क्स को जानना ज़रूरी है। चलिए हम बात कर लेते हैं कॉमा का। कॉमा एक इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है जिसका यूज़ ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका सही प्रयोग करें और कहाँ करें। आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो किसी न किसी वाक्य में ही करेंगे। तो ये जो हमारे वाक्य हैं वो कहाँ यूज़ होंगे, तो मैंने लिखा है कि टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। सपोज आप एक वाक्य लिख रहे हो, उसमें लिस्ट है, जैसे कि वी एट एप्पल्स बनाना एंड सम अदर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो अब कहीं ना कहीं से आप देख रहे हो कि दो तीन चीज़ें अगर सेपरेट करना हो तो कॉमा कॉमा कॉमा। जैसे कि आई हैव अ पेन, बुक एंड चार्जर, तो मैंने बुक और पेन जहाँ इस्तेमाल किया वहाँ पे कॉमा कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। तो अंत में जब दो वर्ड्स को जोड़ना हो तो एंड लगाया जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये गलतियाँ, इससे स्पॉटिंग एरर बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कॉमा कॉमा अंत में लगा के फुल स्टॉप लगाते हो तो ठीक है, लेकिन अंत के जो दो वर्ड्स जो जोड़े जाते हैं वो एंड से जोड़े जाते हैं, लेकिन जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए लिस्ट के अंदर हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये बताया कि वाक्य के अंदर कभी कभी एक फ्रेज क्लॉज एक से अधिक आ सकते हैं, तो वाक्य के अंदर जब फ्रेजेस या क्लॉज आते हैं तो उन्हें भी हम सेपरेट करने के लिए कॉमा ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉज क्या है कि एक वाक्य के अंदर एक और वाक्य आ जाए और अंत में कहीं फुल स्टॉप आए तो वो फ्रेज वो क्लॉज कहलाता है, जिसे उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। उपवाक्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो के लिए मैंने अभी आपको बनाता हूँ, दिखाता हूँ इसके लिए क्या है क्लॉज। एड्रेसिंग समवन, सपोज आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, रवि कम हियर या स्टे अवे, तो रवि जब आप बोल रहे हो तो कॉमा लगाओगे तभी तो पता चलेगा कि मतलब रवि इस वाक्य का सब्जेक्ट ना होकर के आप उसे एड्रेस कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, तो इसके लिए जैसे कि आप कॉमा इस्तेमाल करोगे। मैं डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जांपल कॉमा का कहाँ कहाँ कैसे यूज़ है, मैं एक एलेबोरेट या डिस्क्रिप्टिव एक एग्जांपल का मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे रखा है, ठीक है, आपके लिए तैयार करके, उसको आप ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पे कॉमा मैंने इस्तेमाल किया है, कहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। एक्सप्लेन भी मैं उसको कर दूंगा डिटेल में, ठीक है। और कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज के लिए भी यूज़ होता है, नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी कॉमा लगा के बोलते हो द फादर ऑफ नेशन वॉज ऑन द राइट पाथ इन हिज लाइफ, तो अगर हम कहें कि महात्मा गांधी हु इज़ ही, फॉर स्ट्रेंजर्स अगर कोई ना जाने तो कॉमा लगा के जो हम डिफाइन करते हैं उसको, और डिफाइनिंग क्लॉज एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है, वो एडजेक्टिव जो क्लॉज होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन टैग्स भी कभी कभी हम यूज करते हैं, जैसे कि इट इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम, कॉमा इजंट इट, यह एक समस्या है ना। जैसे है ना से जब वाक्य समाप्त होते हैं तो वो क्वेश्चन टैग्स होते हैं। क्वेश्चन टैग्स में आपने देखा ना यहाँ पे कॉमा लगा है, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन टैग्स के साथ भी कॉमा का इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल करना। अगर भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आपका जो आंसर है जो लिखना चाह रहे हो गलत होगा। और शॉर्ट कोटेशंस के साथ, जैसे कि ही सैड, जैसे सुभाष चंद्र बोस, या मान लो अगर किसी ने बोला है फ्रीडम फाइटर ने कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जब दो सेंटेंस हुआ तो दोनों को सेपरेट करने के लिए आप एक कॉमा लगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क कॉलन होता है। कॉलन को आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इसे लिखते हैं। फुल स्टॉप अप एंड डाउन होना चाहिए दोनों,
है ना, वर्टिकली कॉलन कहलाता है, इसे विराम कहते हैं। सेमी कॉलन अर्ध विराम होता है, इसमें कॉमा एक नीचे लगेगा, एक फुल स्टॉप ऊपर। तो बस आपको दोनों चिन्ह को देखना है कि इन व्हाट वे दे आर रिटन, और मैं आपको तो यहाँ पे क्लियर ही कर दे रहा हूँ कि इसे कैसे कहाँ यूज़ करना है। टू स्टार्ट अ कोटेशन, कोटेशन मतलब किसी के कही हुई बात को, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बिफोर स्टार्टिंग दैट कोटेशन आप एक कॉलन चिन्ह दे सकते हो, जैसे कि शेक्सपियर सेड द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मतलब शेक्सपियर ने बोला था कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एक किसी का स्पोकन वर्ड है, कोटेशन है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप कॉलन लगा सकते हो। कब? जैसे शेक्सपियर सेड, ठीक है ना, शेक्सपियर सेड यहाँ लगा सकते हो, ठीक है ये, और फिर यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो द वर्ल्ड इज अ स्टेज, राइट। आप अगली बात मैंने लिखा है कि टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, कभी कभी हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स को भी सेंटेंस में, जैसे कि वी हैव टू ऑप्शंस, एग्जाम्पल में देखिए डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा लेकिन ओरली बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू ऑप्शंस, यू मे बी सेलेक्टेड, यू मे बी रिजेक्टेड। तो मैंने थोड़ा पॉज दिया ना, यू मे बी सेलेक्टेड, यू मे बी रिजेक्टेड। तो जब हम दोनों सेंटेंस को लिखेंगे तो उस बीच में आप चाहें तो कॉलन यूज कर सकते हैं। कॉलन जो होगा वो आपको दोनों सेंटेंस को अलग कर देगा। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। इसमें दिया गया कि क्लोजली कनेक्टेड थॉट्स एक सेंटेंस में जो हों, जो एक दूसरे से जुड़े हों, उनको हम क्या कहेंगे, सेमी कॉलन से अलग करेंगे। सेमी कॉलन जो है आई एम सॉरी आपके लिए, देखिए वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। वीडियो के लिए जो यहाँ पर क्लोजली कनेक्टेड जो थॉट्स होते हैं उसको अगर वाक्य में हम अलग करना चाहते हैं तो सेमी कॉलन्स को यूज कर सकते हो। टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट ऑलरेडी कॉन्टेन्स कॉमा, जैसे कभी कभी हम सेंटेंस के पार्ट को ना कॉमा लगा लगा करके तो अलग हमने कर लिया है। वंस यू हैव यूज्ड कॉमा बिफोर इन अ सेंटेंस, मान लो वाक्य में ऑलरेडी कॉमास वगैरह यूज कर लिए, अब फिर तुम्हें एक वाक्य का जो पार्ट है या क्लॉज है उसको अलग करना चाहते हो, तो फिर आप अगला जो यूज करोगे जो सिंबल है वो है सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन्स का यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कॉमा जिस वाक्य के अंदर आ जाए उसमें हम सेमी कॉलन यूज करके भी कुछ सेंटेंस को पार्ट को अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन मार्क्स पांचवा कोटेशन पंक्चुएशन मार्क है जो इसका यूज, ये तो देखिए सर्वविदित है, सबको पता है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं जैसे व्हाट इज योर नेम, तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप मत लगाना, आप अंत में क्वेश्चन मार्क दोगे। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, तो अंत में क्या लगाओगे, ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज क्वाइट सिंपल, मैं इसको बता ही दिया हूँ और कहीं ना कहीं से एग्जांपल्स आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, उसे आप डाउनलोड करिए, देखिएगा कहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स पहले इस चीज़ को समझ ले कहाँ क्या यूज़ करना है, उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स कुछ सॉल्व करूँगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि 2 मार्क्स हमें परीक्षा में लेना है पंक्चुएशन से। तो पहले तो हम यूज़ को समझ रहे हैं कहाँ पर इसको हम यूज़ करें, और फिर हम 2-4 एग्जाम्पल सामने रख करके उसको विदाउट ये जो पंक्चुएशन मार्क्स रखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट फील हो रही है तो उसे हम वहाँ पे रखेंगे, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगला जो विराम चिन्ह है पंक्चुएशन, उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क 6 नंबर पे लिखे हैं। देखिए इसके लिए साइन ये इस्तेमाल करना है, केयरफुली इसको देखेंगे। और इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, वाक्यों के अंत में, लेकिन उन वाक्यों के अंत में जो एंगर, जॉय या शॉक वगैरह को शो करें। जैसे कि गुड लक, यहाँ पर क्या है कि आप गुड लक या अलॉस, यहाँ पर एंगर, जॉय, सॉरो, शॉक वगैरह अगर दर्शाना हो तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज आप समझ लीजिए, यह सभी शब्दों के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के साथ भी ये यूज होता है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लीव लॉन्ग, है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल हैप्पीनेस,
अंत में आप एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी को हम देखिए कॉमा टॉप पे शब्दों के लेटर्स के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि ये रिलेशन शो करने के लिए भी लगाते हैं, जैसे कि मैंस बिहेवियर, अपॉस्ट्रॉफी लगा के जो एस लगता है तो का अर्थ देता है। जैसे कि रवीज बुक, मतलब रवि का किताब, ठीक है ना। अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगे तो का अर्थ आएगा, लेकिन ये अपॉस्ट्रॉफी रिलेशन शो करने के लिए मैंने दर्शाया, ये सिंबल यूज होता है। ज़्यादातर लोग जो है ना कि अभी ये अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं समझते, और जो प्लूरल फॉर्म होता है जैसे बुक का बुक्स, बुक्स और अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगता है तो दोनों का मतलब अलग होता है। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। और अगला क्या है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी का। कभी कभी हम कोई जो वर्ड्स होते हैं उनको हमें शॉर्ट में दर्शाने के लिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि आई हैव को हम क्या लिखेंगे, आईव, आई एम को आईम। और मैंने लिखा है फॉर मिसिंग लेटर्स इन अ वर्ड, एक शब्द के अंदर कभी मिसिंग लेटर्स, जैसे मैडम का पूरा अगर लिखोगे तो मैडम लिखोगे, लेकिन मैडम के लिए आपने डी को यहाँ मिस किया है, डी का आपने लोप किया है, तो यहाँ पे क्या लगाया है, अपॉस्ट्रॉफी। तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ यहाँ कहीं भी होता है, जैसे कि मिसिंग लेटर्स के लिए भी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के लिए और रिलेशन शो करने के लिए। अगला पंक्चुएशन मार्क जो हम यूज़ करेंगे पंक्चुएशन, वो है हाइफेन। हाइफेन और डैश में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ हाइफेन लिखा है, यहाँ डैश लिखा है। डैश इज समवॉट लॉन्गर देन दिस वन, ये थोड़ा छोटा है तो ये थोड़ा लंबा होगा जो सिंबल यूज़ करोगे। तो जो हाइफन होता है, हाइफन कभी भी कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो कहीं ना कहीं से इन लॉ के बीच में देखो ये जो मैंने जो इस्तेमाल किया है, ये जो सिंबल है ये क्या है, हाइफेन है। हाइफेन हम यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए, और 2-3 वर्ड्स को एक साथ आप पुट टुगेदर करते हो तो क्या हो जाता है, हाइफेन का यूज़ करना होता है, ये ध्यान देना है। और इन्हें कंपाउंड वर्ड्स भी कहा जाता है। कंपाउंड वर्ड्स में हम 2-3 शब्दों को एक साथ मिला के एक अर्थ उससे लेते हैं। और कंपाउंड वर्ड्स फॉर प्रीफिक्स करने के लिए, कभी कभी किसी वर्ड्स में देखिए किसी प्रीफिक्स के रूप में इसे अलग भी करने के लिए, जैसे प्रो अमेरिकन है ना, और प्रो गांधीयन, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखा है कि इसको अलग करने के लिए ये जो शुरू में जो वाक्य जो शब्द के शुरू में ऐड होते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो अंत में जुड़ते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। और देखिए इस तरह के केसेस में टू सेपरेट प्रीफिक्स विद अ वॉवेल बिगनिंग विद सेम वॉवेल, जैसे कभी कभी देखिएगा कि कोई शब्द ऐसा होता है ना, जैसे कोऑपरेट, सी ओ है, ओ से समाप्त हो रहा है, ये वॉवेल वही है जो ऑपरेट में ओ वही वॉवेल है। जैसे ओ यहाँ समाप्त हो रहा है, वो से यही शुरू हो रहा है दूसरा शब्द, तो कोऑपरेट, प्री एमिनेंट, ये सारे वर्ड्स जैसे इस तरह के जब वॉवेल्स रिपीट हों, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हाइफेन। ठीक है, हाइफेन थोड़ा शॉर्ट सिंबल यूज़ करोगे, डैश के लिए थोड़ा बड़ा। डैश का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डैश कभी भी देखो, कभी हम किसी वाक्य को जैसे 2-3 वाक्य बोले, अंत में एक आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, जैसे कि ही वॉज प्लेइंग वेल एंड द वे ही वॉज बैटिंग वॉज एक्सेलेंट एंड फाइनली अगर आप मैच को जीत गए तो बोलोगे कि एंड वी वॉन द मैच। तो आप अंत में जो वाक्य लिखोगे ना, उसके पहले आप चाहो तो डैश लगा लो, क्योंकि डैश मीन्स यू आर कमिंग टू अ कंक्लूजन। और कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे कि आप बोलते हैं तो कुछ नई चीज़ें फॉलो होती हैं, कोई नई बात बोलनी है तो आप एक डैश लगा करके अपनी बात बोल सकते हो, मतलब कि लॉन्गर आइटम्स दैट आर गोइंग टू बी फॉलोड, तो वहाँ पे ये पे हम डैश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैंने सारे इंग्लिश ग्रामर के पंक्चुएशन को मैंने कवर कर दिया है। वीडियो को आप देखते रहिए ध्यान से, क्योंकि ये जो पूरी मेहनत है ना हमारे व्यूअर्स के लिए की जाती है, ताकि हमारे व्यूअर्स का ट्रस्ट बना रहे और आप इसे देखें वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें।
और अगला जो पंक्चुएशन है वो है कोटेशन मार्क। कोटेशन देखिए कभी कभी ना ये सिंगल कॉमा का भी होता है ना, ये डबल का भी हो सकता है, ठीक है ना कोटेशन। तो हम कभी कभी इन सारे जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं ये इसीलिए यूज़ करते हैं, स्पोकन वर्ड्स बाय समवन, किसी के बोले गए शब्दों को जब हमें लिखना हो तो उसे हम इसमें क्लोज कर देते हैं कि ये वर्ड्स किसी के बोले हुए शब्द हैं। उस शब्द को हम जैसे डायरेक्ट स्पीच में किसी के बोले हुए शब्द को लिखते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये कॉमा हटा करके आप अक्सर देखते हैं हाई स्कूल इंटर में सिलेबस के अंदर होता है, हटा देते हैं। तो हम कभी कभी क्या है कि स्पोकन वर्ड्स के लिए किसी के द्वारा बोले गए शब्दों के लिए हम इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं या कोटेशन मार्क्स भी इसे कहते हैं। अगला है मैंने जो लिखा है टू ड्रॉ अटेंशन टू अ वर्ड। कभी कभी आप किसी शब्द को जैसे वाक्य लिख रहे हो तो बीच बीच में आप शब्दों के आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सिंगल वर्ड को भी आप कोटेशन मार्क दे सकते हो। तो सिंगल के लिए जनरली सिंगल से कोटेशन मार्क दे करके क्लोज करते हैं, तो उससे अटेंशन जो रीडर का अटेंशन है उस पर ग्रैब हो जाता है। अटेंशन को ग्रैब करने के लिए भी हम कभी कभी क्या है कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस का यूज़ देखो हम कहाँ करते हैं, फर्दर थॉट्स के लिए। जैसे कभी कभी हम क्या है कि जो कि सेंटेंस लिखते हैं या कोई बड़ा सा एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो उसमें हम किसी भी चीज़ को अगर आप किसी पर्टिकुलर जैसे किसी का नाम ही है तो इन पैरेंथेसिस लिख के उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा रवि द ओनर ऑफ द कंपनी, जैसे आप ओनर ऑफ द कंपनी आप पैरेंथेसिस में लिख दोगे तो रवि के मीनिंग में और सेंटेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं से सेंटेंस फ्रेगमेंट एरर ग्रामेटिकल एरर नहीं आएगा। तो हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल वाक्य में कर सकते हैं। इन ब्रैकेट किसी की बात या कोई एक सेंटेंस ही लिख दो जो उसको एक्सप्लेन करे, जिस वर्ड के साथ इसको जोड़ें। फाइनल पंक्चुएशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। कभी कभी हम सारे पंक्चुएशन मार्क्स एक वाक्य में यूज कर चुके होते हैं, जैसे कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप। इवन इफ आप उसको सबको एक साथ क्लोज करना चाहते हो तो फाइनल पंक्चुएशन के रूप में पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो। और कभी कभी क्या है कि इसे चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे मान लो कोई चीज़ आप लिख रहे हो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो तो उसको इन पैरेंथेसिस लिख करके हम उसको उसके अंदर जो वर्ड्स को डालेंगे वो क्लैरिफाई कर देगा पूरे कॉन्सेप्ट को जो हम लिखना चाह रहे हैं। और इसके लिए एक चीज़ मैंने और लिखा कि कैन बी रिप्लेस्ड बाई कॉमा, इसे कॉमा के द्वारा रिप्लेस भी कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ पैरेंथेसिस ऑफ कॉमा लगा सकते हो। कॉमा कैन ऑल्सो बी देयर एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड कैन बी गुड फॉर योर एक्सप्रेशन। कॉमा भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ पैरेंथेसिस। वो आपका जो 12वां जो मैंने पंक्चुएशन बताया है वो है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का भी इंग्लिश लिखने में बहुत सारा यूज़ होता है। कभी कभी कोई चीज़ें करेक्शंस को शो करने के लिए, करेक्शंस जो गलतियां हमने कहीं की हैं तो उसको शो करने के लिए ब्रैकेट में लिख दो, है ना। अब आप कमेंट्स को दिखाने के लिए किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट्स ब्रैकेट के अंदर कर दो, ठीक है। चेंजिंग द मीनिंग, जहाँ कहीं भी मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं तो मीनिंग चेंज करते समय ब्रैकेट्स इन सेंटेंसेस हियर एंड देयर यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब का यूज़ इंग्लिश राइटिंग में लिमिटेड होता है, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ कहीं भी किया जाता है ज़्यादातर देखिए स्टडी के बाद पता लगा है, काफ़ी बुक्स और काफ़ी अनुभव के बाद, काफ़ी मेरा 10 साल से चीज़ों को पढ़ने का अनुभव है, जिसके बाद मुझे पता चला कि ब्रैकेट्स वगैरह का भी कहीं कहीं यूज़ किया गया है आउट ऑफ अ लॉन्ग, कह सकते हैं कि टाइम ऑफ टच विद स्टडी, एंड कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि कहीं ना कहीं से कमेंट्स, करेक्शंस, चेंजिंग इन मीनिंग को भी दर्शाया गया है। वहाँ पर लिमिटेड यूज़ हो चुका है, इसका यूज़ बहुत कम होता है। जो 13th जो हमारा जो है उससे हमने ब्रैसेस लिखा है, इसका भी लिमिटेड यूज़ है, बहुत कम यूज़ ही देखा जाता है। इसे करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ये जो है ना मैथमेटिकल टर्म्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह में ये जो ब्रैकेट्स हैं ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी लिखते समय भी ना पोएट्री और प्रोज और म्यूज़िक्स वगैरह में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं से जब हम लिखते हैं तो उसका इस्तेमाल ये लोग कर देते हैं स्टेंजा को बदलने के लिए, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड। लेकिन मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो फर्स्ट 10 जो फ्रेजेज हैं वो तो ये पंक्चुएशन है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैंने ईच एंड एवरीथिंग कीपिंग
एनबीयू इंग्लिश ग्रामर क्लियर कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर भी करें, ठीक है। और ये जो लास्ट आपका जो मैंने पंक्चुएशन यहाँ रखा है वो है एलिप्सिस। एलिप्सिस का क्या यूज़ है? एलिप्सिस जो हैं हमारे किस लिए यूज़ होते हैं? जैसे ऐसे देखिएगा डॉट 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 ऐसे लिख के कभी आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो छोड़ दिया जाता है। कभी कभी 3 ऐसे एस्टरिक्स लगा के छोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी लोग एलिप्सिस की जगह पे एस्टरिक यूज करने लगे हैं। तो दोनों का मतलब ये होता है ना, टू हाइड अनवांटेड वर्ड्स। कभी कभी किसी वाक्य में ना हम बेवजह कुछ शब्दों को लिखते हैं जो कोई पब्लिक सुनना नहीं चाहती ना, उसे हम लिखना चाहते हैं, तो आप देखिएगा वहीं पे एस्टरिक लग जाता है, डॉट डॉट लग जाता है, जिसे एलिप्सिस कहते हैं। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू शो, वहाँ पे उन शब्दों को रखना चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक या कह सकते हो कि अश्लील शब्द कहीं ना कहीं वाक्य में आ जाते हैं, है ना। तो जिनका गंदा अर्थ होता है, मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, डियर स्टूडेंट्स, कि कहीं ना कहीं से उसको हाइड करने के लिए हम एलिप्सिस या ये सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। आप इंटरनेट पे वेब सर्फिंग करो, आप ये सब चीज़ें बार बार पाओगे कि कहीं एस्टरिक लिखा है, कहीं पर डॉट डॉट, ये एलिप्सिस आ गया है। दैट मीन्स दे हैव ट्राइड टू हाइड समथिंग फ्रॉम देयर, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। वर्ड्स जैसे लीगली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम पब्लिकली कह नहीं सकते, किसी को सुना नहीं सकते, तो ये सब चीज़ें ऐसे हो जाती हैं एलिप्सिस, ठीक है। विद कोटेशंस टू जंप फ्रॉम वन फ्रेज टू अनदर। मैं आपको बता दूं कुछ कोटेशंस ऐसे हैं जैसे कि आप लिखते हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट, एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज पे जंप करने के लिए भी ये एलिप्सिस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। इसको मैंने देखा है कहीं ना कहीं से एक्सप्रेशंस में, काफ़ी बुक्स नॉवेल्स पढ़ने के बाद पता लगा है कि कहीं ना कहीं से एलिप्सिस का भी यूज़ है इन इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश राइटिंग एज वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का मेरा वीडियो इतना ही है। पंक्चुएशन मैंने 2 वीडियो के अंदर पूरा कवर किया है ना। आप उसे ध्यान से देखें, प्लेलिस्ट जरूर सर्च करें, प्लेलिस्ट में आप देखें कि मैंने पंक्चुएशन के कौन कौन से वीडियोस बना रखे हैं। लेकिन आपको जो 14 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स का क्या यूज है ये ध्यान से पढ़ना है।